हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर राहुल कुमार, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज में देने वाला हूँ अस्थमा के बारे में। साथ में दोस्तों बहुत ही असरदार और इफेक्टिव होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बताऊंगा जो बहुत ही इफेक्टिव है अस्थमा के ऊपर और अस्थमा को क्योर करने में बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। क्योंकि दोस्तों अस्थमा आजकल बहुत ही गंभीर समस्या बन चुका है हमारे देश में। लगभग 10 मिलियन लोग अस्थमा से सफर करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, हमारे देश के अंदर चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो या नौजवान हो, अस्थमा हमारे देश में बहुत ही लोगों में कॉमन देखने को मिल रहा। तो दोस्तों, अस्थमा के गंभीरता के कारण जो इससे बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं इस वीडियो का बनाने का मेरा जो मकसद है, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखें और अपने अस्थमा से होने वाले गंभीर समस्याओं से बचे। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं कि अस्थमा क्या होता है, अस्थमा के क्या लक्षण होते हैं और इसमें क्या कॉजेटिव फैक्टर होते हैं, और इसके साथ साथ असरदार और इफेक्टिव होम्योपैथिक दवाओं के बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अस्थमा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अस्थमा के बारे में। दोस्तों, अस्थमा एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसी बीमारी है जो अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, जो उनका ये ट्रेकिया होता है जिसके अंदर एयर पाइप होता है जिससे हम एयर इनहेल और इन आउट करते हैं। इसके अंदर दोस्तों इन्फ्लामेशन हो जाता है और इन्फ्लामेशन के कारण दोस्तों उसके अंदर नैरोपन आ जाता है। जब हमारा एयर पाइप नैरो हो जाएगा, बिल्कुल सिकुड़ सा जाएगा, और इन्फ्लामेशन के कारण ही दोस्तों उसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगा, तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगा। उसको सांस लेने में ब्रीदिंग प्रॉब्लम इसमें बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। उसको सांस लेने में घुटन सा महसूस होता है और सांस लेने के तकलीफ के चलते दोस्तों उसको प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमको प्रॉपर अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजनेटेड एयर हमारे बॉडी को बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों ये धीरे 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 बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाने पर इसमें गले के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेन की शिकायत और भी सारे कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब इन्फ्लामेशन हो जाए और वहाँ का जो एरिया है, जो हमारा एयर पाइप है, विंड पाइप है, ट्रेकिया वाला एरिया में जब स्वेलिंग हो जाए और एयर पाइप बिल्कुल ही नैरो हो जाए, तो वहाँ पे म्यूकस बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। और म्यूकस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने के कारण ये हमारे लंग्स के तरफ भी जाने लगता है और हमारे लंग्स में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसमें भी इफेक्ट डालने लगता है और वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। ऐसा नहीं है कि अस्थमा आपको एकदम से एक्यूट हो जाएगा और आप इसके चपेट में आज ही से आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होगा। दोस्तों, ये धीरे 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 हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होता है, हमारे एयर पाइप को धीरे धीरे ये नुकसान पहुंचाता है। तो अब हम जान लेते हैं अस्थमा के कारणों के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो मुख्य कारण होता है उसमें जो पहला कारण है वो है जेनेटिक। जिन पेशेंट के पेरेंट्स के अंदर अस्थमा का शिकायत पहले रहा हो, उन पेशेंट के अंदर अस्थमा होने के लिए वो प्रोन हो सकते हैं, उनके अंदर अस्थमा हो सकता है। और इसके साथ साथ दोस्तों उनका कोई भी पेरेंटल हिस्ट्री हो, चाहे उनके नाना हो या नानी हो, चाहे उनके दादा हो या दादी हो, अगर उन लोगों के अंदर भी अस्थमा का शिकायत रहा हो तो वो व्यक्ति निश्चित तौर पे प्रोन हो सकते हैं अस्थमा से। तो आप इस पॉजिटिव फैक्टर को जरूर अपने डॉक्टर के, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको हिस्ट्री में आपसे पूछता है कि आपके फैमिली हिस्ट्री में पहले किसी को अस्थमा था या नहीं था, तो वहाँ पे आपको जरूर मेंशन करना होता है कि हाँ जी मेरे इनको था। तो डॉक्टर को बहुत ही इजीली हो जाता है डायग्नोस बनाने में भी
तो आप जरूर से जरूर डॉक्टर को भी इस बारे में जरूर बताएं। दोस्तों जो अगला इसका कारण है, अगर जिन लोगों को रिकरेंसी रही है, बार बार उनको बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन रहता हो, या उनको बहुत ही ज़्यादा पहले निमोनिया हुआ हो या फ्लू हुआ हो, तो इस सिचुएशन के अंदर भी दोस्तों धीरे 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 अगर वो नीचे तक सेटल्ड हो जाए, अगर बीमारी गंभीर बनने लगे, तो उस कारण से भी दोस्तों अस्थमा हो सकता है। खास करके दोस्तों बच्चों के अंदर देखा गया है कि उनको अगर निमोनिया की शिकायत रहा हो या फ्लू के कारण दोस्तों अस्थमा धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। तो दोस्तों ये भी एक कारण हो सकता है अस्थमा का। तो कुछ लोगों में देखा गया है कि एलर्जिक टेंडेंसी के होते हैं, उनको बार बार किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी हो सकता है। मान लो कि उनको डस्ट एलर्जी हो या उनको कोल्ड एलर्जी हो, इसके साथ साथ दोस्तों या उनको कोई ऐसी चीज़ हो जिससे उसको बार बार एलर्जी कंडीशन उनमें आती रही हो, तो उस कारण में से भी दोस्तों अस्थमा हो सकता है। क्योंकि जब हमारा एयर पाइप प्योर अगर हवा नहीं जाएगा उसके अंदर, तो उसमें कोई ना कोई नुकसान जरूर होगा। तो जो लोग एलर्जिक टेंडेंसी के होते हैं, तो उन लोगों के अंदर भी दोस्तों अस्थमा डेवलप होने की शिकायत देखी गई है। तो जो अगला कारण है वो है हमारा इम्यूनिटी। दोस्तों बहुत सारे लोगों में देखा गया है जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो, जो लोग बहुत ही ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करते हो, तो उनके अंदर बैक्टीरियल वायरल इस तरह का एक्सपोजर नहीं होता है और धीरे 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 उनका इम्यूनिटी कम होने लगता है। उन लोगों में भी देखा गया है कि उनके अंदर अस्थमा डेवलप हो जाता है। जिन लोगों का लो इम्यूनिटी है, तो ये भी एक कारण हो सकता है दोस्तों। तो कुछ ऐसे और कंडीशन है, जैसे जिन लोगों को कोई डिजीज के कारण दोस्तों अस्थमा डेवलप हो जाता है, जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस है, जिन लोगों का कोई हार्ट डिजीज रहा हो या कोई उनको लंग्स डिजीज रहा हो, रेस्पिरेटरी डिजीज रहा हो, उनके अंदर भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन आने के बाद दोस्तों अस्थमा डेवलप हो सकता है। तो दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो अस्थमा डेवलप जो होता है वो क्रॉनिक होता है। वो धीरे 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 हमारे एयर पाइप को, जो हमारा ट्रैकिया वाला एरिया होता है, उसको धीरे धीरे अपने चपेट में लेता है और इसके बाद दोस्तों प्रॉपर अस्थमा डेवलप होता है। तो दोस्तों इससे बचना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे इसे लोग क्रिटिकली बहुत ज़्यादा उनको गंभीर समस्या हो जाती है और थोड़ा भी स्टेप अगर सीढ़ियों पे चलने लगते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा वो रनिंग कर ले, थोड़ा वो तेज चलने लगे, उसके बाद भी उनको देखा गया दोस्तों उनको सांस लेने में तकलीफ आ जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं दोस्तों। तो जरूर से जरूर अस्थमा से हमको बचना चाहिए। और जो इसके ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, एलर्जी कंडीशंस हो गया, या बहुत सारे लोगों को जो अपने बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन रखते हैं, तो दोस्तों इनके जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं उनसे भी हमको जरूर से जरूर प्रिवेंशन लेना चाहिए, उसे बचना चाहिए। दोस्तों अब ये तो हो गया अस्थमा के कारणों के बारे में। अब हम आगे जानने वाले हैं कि अस्थमा में पेशेंट के अंदर किस प्रकार के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों जो पहला सिम्टम्स रहेगा, पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा ब्रीथलेसनेस की समस्या रहेगी, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगा। अगर पेशेंट हल्का भी कोई तेज एक्टिविटी कर ले, जैसे वॉकिंग, रनिंग, या अगर वो सीढ़ियों पे चढ़ने लगे, स्टेयर्स पे अगर चढ़ने लगे, तो उसके अंदर दोस्तों सांस लेने का तकलीफ पेशेंट के अंदर गंभीर रूप से देखा गया है और उसको बहुत ही ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और दोस्तों ये सीजनली इसका अटैक भी होता रहता है। जैसे विंटर्स के टाइम पे दोस्तों अस्थमा बहुत ही ज़्यादा डेवलप होने की शिकायत रहती है और उस टाइम पे दोस्तों बहुत सारे लोगों में अस्थमेटिक अटैक हो जाता है और पेशेंट को इस तरह की समस्या हो जाती है। तो इसके साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसमें बहुत ही कॉमन देखा गया। पेशेंट बहुत ही गहरी सांस नहीं ले सकता, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म पे सांस लेता है। दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों सांस फूलने के बाद पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा घबराहट, बेचैनी और उसका चेहरा बिल्कुल ही नीला पड़ने लगता है। ऐसे मानो लगता है कि वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी हो गई हो, पेशेंट के अंदर ये दिख सकता है। और ये जब भी अस्थमेटिक अटैक आता है तो इस तरह की सिचुएशन पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाती है। सारे पेशेंट्स के अंदर मैंने देखा है दोस्तों कि उनको बहुत ही ज़्यादा जब अस्थमेटिक अटैक होता है उस टाइम पे उनको पसीना आने लगता है, चक्कर आने लगता है। इस तरह की सिचुएशन पेशेंट के अंदर दिखने लगती है, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। दोस्तों बहुत सारे पेशेंट के अंदर ऐसे देखा गया कि जब पेशेंट लेटने जाता है तो लेटने के समय उसको बहुत ही ज़्यादा उलझन रहता है
और लेटते ही उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। जिसमें जो मोर कॉमन सिम्टम्स दिखता है, अगर पेशेंट थोड़ा भी कोई एक्टिविटी कर ले, कोई एक्सरसाइज कर ले या पेशेंट थोड़ा भी हंसने लगे, तो इसके बाद देखा कि पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से खांसी होने लगती है और गले में उसको बहुत ही इरिटेशन सा फील होने लगता है। तो जब इस टाइम पे डॉक्टर आपको चेक करते हैं तो डॉक्टर को स्टेथोस्कोप के अंदर नीजिंग साउंड सुनाई देता है, जैसे सी सी की आवाजें आपकी लंग्स के अंदर से आपको सुनने को मिल सकती है दोस्तों मान लो कि ऐसा लगता है कि जैसे सीटी का कोई साउंड आता हो, अगर पेशेंट अगर सोया हुआ हो तो उस टाइम पे कभी कभी पेशेंट के अंदर देखा कि सोते सोते उसको ऐसे लगेगा कि जैसे सीटी की आवाज़ उसके अंदर से निकल रही है, क्योंकि जो हमारा एयर पाइप नैरो हो जाता है तो उसमें इस तरह की आवाज़ें देखने को मिल सकती। तो ये थे अस्थमा के कुछ सिम्टम्स। ऐसे नहीं है कि सारे सिम्टम्स सारे पेशेंट के अंदर दिखे, बहुत सारे में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ दिख सकता है, बहुत सारे में ब्रीथलेसनेस दिख सकता है और बहुत सारों में बहुत ही ज़्यादा खांसी दिख सकती है, कफ दिख सकता है। तो कहने का मतलब कि हर एक पेशेंट के अंदर सारी सिम्टम्स नहीं होती हैं, किसी में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और किसी में और टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट में ऐसे सेम सिम्टम्स मिलेंगे, बहुत सारे में कुछ और सिम्टम्स मिल सकते हैं। ड्यूरिंग जब पेशेंट के अंदर अस्थमैटिक अटैक होता है तो उस टाइम पे सिम्टम्स जो डेवलप होते हैं, पेशेंट के अंदर कभी कभी ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, बहुत ज़्यादा उनको खांसी होने की संभावना हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों में ऐसा भी देखा गया है कि जब पेशेंट को जब अस्थमैटिक अटैक होता है उस टाइम पे पेशेंट को बहुत जोर जोर से खांसी आने लगती है और ऐसा मानो लगता है कि जैसे गले में जो बलगम है वो एकदम चिपक गया है, वो बाहर नहीं निकल रहा हो, तो उसको बार बार बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब जानते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्लान के बारे में। मैं आपको पहले बहुत ही अच्छा एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जो बहुत ही इफेक्टिव है अस्थमा के पेशेंट्स के लिए। दोस्तों मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को, लगभग 90% अपने अस्थमा वाले पेशेंट्स को ये कॉम्बिनेशन देता हूँ। बहुत सारे पेशेंट में अस्थमा क्योर भी हो चुका है और दोस्तों बहुत सारे पेशेंट्स से होम्योपैथिक मेडिसिन के लेने के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, यानी कि बिल्कुल ही पेशेंट को हफ्ते के अंदर बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। और पेशेंट जब इसको लॉन्ग टर्म पे यूज करता रहे तो पेशेंट बहुत इजीली ठीक भी हो जाता है। दोस्तों जो पहली मेडिसिन है वो है एस्पीडो एस्पर्मा मर्डर टिंचर, बहुत ही इफेक्टिव है अस्थमा के कंडीशंस में। तो एस्पीडो एस्पर्मा को एज अ लंग्स टॉनिक हम इसका यूज करते हैं और ये हमारे लंग्स के जो एकदम एपिक सेंटर होता है उस पर इसका इफेक्ट होता है और ये लंग्स में जो हमारे किसी तरह से कोई ट्रबल्स है उसको क्योर करने में, रेस्पिरेटरी डिजीज को ठीक करने में एज ए टॉनिक बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है दोस्तों। और जिन लोगों में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती हो, तो एस्पीडो एस्पर्मा बहुत ही इफेक्टिव काम करती है दोस्तों। जो एकदम से क्विक अटैक होता है, अस्थमैटिक अटैक होता है, तो जो एस्पीडो एस्पर्मा है दोस्तों उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। कॉम्बिनेशन के अंदर जो दूसरी मेडिसिन है वो है बलाटा ओरिएंटालिस मर्डर टिंचर। और जो लोग होम्योपैथिक ले रहे हैं तो उनको पता है बलाटा ओरिएंटालिस अस्थमा के लिए एक तरह से बहुत ही इफेक्टिव और क्यूरेटिव मेडिसिन है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है दोस्तों। जो बलाटा ओरिएंटालिस का काम होता है दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम वाले होते हैं, जिसमें पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। और इसके साथ साथ दोस्तों ये पेशेंट के म्यूकस में बहुत ही ज्यादा गाढ़ापन आ जाए, उनका म्यूकस जो निकलता है, जो बलगम निकलता है, वो बहुत ही ज्यादा ऐसे लगेगा कि जैसे जम गया हो, थक्का थक्का सा निकलता होता है। और उनके बलगम से दोस्तों पेशेंट को बहुत ही ज्यादा स्मेल की भी शिकायत देखी गई है सम केस के अंदर। तो दोस्तों ये जो बलाटा ओरिएंटालिस है बहुत ही इफेक्टिव काम करती है अस्थमा के केस में। जो इसमें तीसरी मेडिसिन रहेगी दोस्तों वो है ग्रिंडेलिया मर्डर टिंचर, बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं, ये भी टॉप रेमेडीज आती है अस्थमा के केस के अंदर। तो जो जिनरिलिया के अंदर जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पेशेंट जब भी सोने की कोशिश करता है तो उसको ऐसे एकदम अटैक्स आ जाता है, खांसी एकदम से बहुत ज्यादा होने लगता है, तो पेशेंट बार बार उठ के बैठने लगता है और उस कंडीशन में जिनरिलिया मर्डर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव काम करता है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है सनेगा, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ओल्ड एज पीपल के अंदर अगर अस्थमेटिक कंडीशन हो, अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो, तो सनेगा मर्डर टिंचर इनमें बहुत ही इफेक्टिव काम करती है। तो दोस्तों
अस्थमा के जो भी सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तो ये जो चारों मेडिसिन का मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। तो जो मैंने ये चारों मदर टिंचर बताई है, इन चारों मदर टिंचर को आपको इक्वल क्वांटिटी में किसी दूसरे कंटेनर में मैं आपको पिक्चर साइड में लगा देता हूँ। जो ड्रॉपर्स आती है 100 ml की, वो ले लीजिए और इन सारों मेडिसिन का इक्वल क्वांटिटी, मान लीजिए कि आप 20 ml अगर मेडिसिन चारों लेते हैं तो 80 ml हो जाएगा, और आपको एक 100 ml के कंटेनर में डाल लेनी है। और इसको दोस्तों आपको 20 ड्रॉप इस कॉम्बिनेशन को जो हमने प्रिपेयर किया है आपको दिन में 3 बार लेनी है दोस्तों। आजकल ठंडी का सीजन चल रहा है, तो आप इसको गुनगुने पानी से लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव काम करेगा। तो आपको एक कप के अंदर 1/4 कप ऑफ वाटर के अंदर ये जो हमने कॉम्बिनेशन बनाई इसकी 20 ड्रॉप डालनी है और दिन में 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम। और दोस्तों मान लीजिए कि जब कभी बहुत ही ज्यादा इसका एक्यूट कंडीशन, ऐसा अटैक एकदम से आ जाए, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को आप 1-1 घंटे पर भी ले सकते हैं। और इसके बाद जब आपका सिम्टम्स इंप्रूव हो जाए तो उसको आप फिर से बाद में आप उसको दिन में 3 बार कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अस्थमा के कंडीशन में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताई है। तो इसके साथ साथ मैं एक स्वाबे कंपनी का गिनरेलिया पेंटार्कन बताने वाला हूँ जो टैबलेट फॉर्म में आती है। और ये दोस्तों सीवियर कंडीशन हो, जिस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम हो, तो आपको गिनरेलिया पेंटार्कन बहुत ही इफेक्टिव काम करती है दोस्तों। ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के साथ साथ जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट के अंदर, जो सांस लेने का जो तकलीफ होता है, उसको क्योर करने में बहुत ही इफेक्टिव काम करती है दोस्तों। इस गिनरेलिया पेंटार्कन को आपको जो लेने का तरीका रहेगा, आपको 2-2 टैबलेट लेनी है दोस्तों, सुबह दोपहर शाम। बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। जो मैंने आपको दोनों मेडिसिन बताई है, आपको प्रॉपर कम से कम 2-3 महीना जरूर लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप इसको जरूर से जरूर लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।